सो नमस्ते सभी को। आवाज आ रहा है? जी भैया आ रहा है। ओके। सो सभी वेलकम करेंगे हंसी बहन का। वेलकम हंसी जी। वेलकम हंसी जी। वेलकम हंसी थैंक यू जी। वेलकम हंसी जी। वेलकम हंसी जी। जबरदस्त रिजल्ट से जी। दी थैंक यू टू ऑल। कोई केस रीड करेगा? 1 मिनट दी, मैं करती हूँ। जी दी। मेरी आवाज क्लियर है? जी दी क्लियर है। ओके। सो इट्स अ केस ऑफ सोरियासिस। डॉक्टर, बोलिए क्या तकलीफ है? पेशेंट, ये देखो ऐसा हो रहा है विद हैंड जेस्चर। डॉक्टर, सबसे पेशेंट, जब मैं 13-14 साल की थी तब से है, पूरे बॉडी पे होता है, पहले सर में भी होता था। एलोपैथिक मेडिसिन ली तो थोड़ा कम होता है, वापस स्टार्ट होता है। डॉक्टर, कितने साल से हुआ है? बोलो, बोला आपने। पेशेंट, 13-14 साल से है, बट पहले वो लगता था कि भगवान का कुछ होगा, इसलिए वो किया, बट ठीक नहीं हुआ। तो हॉस्पिटल भी बहुत किए हैं, बट टेम्परेरी रिलीफ होता है, वापस स्टार्ट होता है। कभी कभी बीच में 1 साल नहीं होता, बाद में वापस स्टार्ट होता है। डॉक्टर, 14 साल पूरे हुए? पेशेंट, नहीं 20 साल हो गए हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पेशेंट, चेहरे पे था एंड पैरों में सबसे पहले एक डॉट था, उसके बाद चेहरे पे इचिंग भी होती है। पैरों पे फर्स्ट, देन चेहरे पे, देन होल बॉडी। पेशेंट हस्बैंड, उसकी बहन को भी ऐसा होने लगा है। पेशेंट, उसको अब हो रहा है ना 2 साल से। डॉक्टर, फैमिली हिस्ट्री थी क्या सोरियासिस की? पेशेंट, नहीं सिर्फ हम दोनों को हुआ है। डॉक्टर, अब क्या तकलीफ हो रही है? पेशेंट, बहुत इचिंग है। डॉक्टर, ब्लीडिंग भी होती है? पेशेंट, हाँ अभी भी हो रहा है। डॉक्टर, ये जब स्टार्ट हुआ था पैरों पे, तब आपकी लाइफ में क्या स्ट्रेस था? पेशेंट, इतने बचपन का कुछ याद नहीं है। डॉक्टर, शादी होके कितने साल हुए? पेशेंट, 17 साल। डॉक्टर, तो ये शादी के पहले था क्या? पेशेंट, हाँ शादी के पहले था। डॉक्टर, बचपन कैसा गया, कौन कौन था मायके में? पेशेंट, मम्मी पापा, हम 2 बहनें, एक भाई है, मैं लास्ट नंबर की हूँ, थर्ड, छोटी हूँ सबसे। दादा दादी, ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर ये अलग थे, मेरे पापा के भाई अलग थे और हम अलग थे। डॉक्टर, कैसा गया बचपन? पेशेंट, अच्छा था। डॉक्टर, छोटे थे तो ज्यादा लाड़ प्यार मिला क्या? पेशेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई हुई है। डॉक्टर, 8th स्टैंडर्ड से खुद छोड़ा या घर वालों ने कहा था? पेशेंट, मुझे ये सीखना पसंद नहीं था इसलिए छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद 2 साल में शादी हुई। डॉक्टर, पहले ही सोरियासिस कब से था? पेशेंट, 5th स्टैंडर्ड से। डॉक्टर, बचपन में ऐसा कुछ हुआ था क्या? वो अभी भी याद आके बुरा लगता है। पेशेंट, हाँ वो मेरी बहन की शादी हुई और उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसको मार डाला, बट ये मेरी शादी के बाद हुआ। वो मेरे काका की लड़की थी, बट मेरी मौसी की बेटी। डॉक्टर, कितने क्लोज थे? इतने ज्यादा नहीं थे, इतने ज्यादा नहीं थे, जैसे फैमिली है वैसे ही। डॉक्टर, ये शुरू होने से पहले कुछ याद है, कुछ हुआ था? पेशेंट, नहीं बचपन का इतना याद नहीं, मीन्स पहले भगवान का लगा इसलिए उसका सब दिखाया किया। डॉक्टर, आपको भी लगा था भगवान का? पेशेंट, हाँ बचपन में लगता था।
घर वाले भी सब कहते थे, तो 4-5 साल भगवान का किया। उसके बाद हॉस्पिटल दिखाया, क्योंकि वो बढ़ता ही गया। डॉक्टर, बचपन में मम्मी पापा का मार खाया है क्या? पेशेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर, खेत में काम के लिए जाते थे? पेशेंट, हाँ, जाना ही पड़ता था, खेत में, खेत है तो। डॉक्टर, अभी कौन है मायके में? पेशेंट, भाई की वाइफ, माँ गुजर गई, 8-9 साल हो गए हैं। माँ को पैरालिसिस का अटैक आया था, भाई भी गुजर गया, उसको फिट्स आते थे, मौसी भी गुजर गई, सुसाइड किया, उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी। डॉक्टर, माँ का याद आता है? पेशेंट, हाँ आती है, बुरा लगता है। डॉक्टर, वो बहन का याद आता है क्या? पेशेंट, हाँ उसका तो अभी भी आता है दिमाग में। ये सब ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए हैं जब पास पास वाले रिलेटिव्स गए। डॉक्टर, किसकी ज्यादा याद आती है? पेशेंट, सबकी आती है। 4 साल में तीन जन गुजर गए। डॉक्टर, और फिर स्टैंडर्ड में कुछ इंसिडेंट हुआ था क्या? पेशेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर, नेचर कैसा है? पेशेंट, गुस्सा बहुत है, कोई अगर कुछ बोला तो बहुत गुस्सा आता है, मन के खिलाफ कुछ हुआ तो ही बहुत गुस्सा आता है। अपने आप को स्ट्रेस कर लेती हूँ, बोलती नहीं, अंदर ही रखती हूँ, बट ज्यादा हुआ तो एकदम से पूरा निकल जाता है। डॉक्टर, क्वारलसम नेचर है? नहीं है। पेशेंट, नहीं है। सास ससुर देवर के पास रहते हैं, ससुर अब 1 साल हुआ है, अभी मेरे पास आए हैं। डॉक्टर, हस्बैंड के साथ कैसा है? पेशेंट, होता है कभी कभी झगड़ा, अगर मुझे काम के ऊपर से बोला तो गुस्सा सब हस्बैंड पे निकलता है। ज्यादा चिंता डॉक्टर, ज्यादा चिंता टेंशन क्या होती है? पेशेंट, ये बीमारी की ही, बच्चों को भी होगा क्या, ऐसा दिमाग में आता है, लोग क्या बोलेंगे, लगता है ये बीमारी को लेके, ये ऐसी बीमारी है, कुछ बोलेंगे, ऐसे अपने मन में आता है। कोई बोलता तो नहीं, पर लगता है। पहले बहुत पूरे शरीर में था, एक भी जगह नहीं बची थी। डॉक्टर, इसको लेके दिमाग में क्या आता है? पेशेंट, ये ठीक होगा या नहीं, यही है। क्योंकि इतने हॉस्पिटल किए हैं, बट कहीं पे भी आराम नहीं मिला, बहुत दिखाया है। अगर किसी ने कहीं बोला तो वहां जाके आते हैं। डॉक्टर, और नेचर बताओ, अल- उल्टा वगैरह बोलते हो? पेशेंट, हाँ होता है, गुस्सा आया तो सभी के साथ मिलके रहना पसंद है, अकेले भी रोती हूँ, मेरे मन को जो अच्छा लगता है वो ही करती हूँ। किसी ने कुछ बोला तो दिमाग से नहीं जाता, सिर्फ दिमाग में रहता है। और उसको भी दिन बोल के दिखाऊंगी ऐसा लगता है, किसी दिन मैं भी उसको बोल के दिखाऊंगी ऐसा लगता है। डिजायर्स स्पाइसी सॉल्टी थिंग्स, स्लीप, मन में स्ट्रेस रहा तो नहीं लगती। डॉक्टर, क्या कहता है दिमाग में? पेशेंट, तो वही ये बीमारी ठीक होगा या नहीं, अपने बच्चे को कैसे, अपने बच्चों का कैसे होगा, ये पोजीशन राइट साइड, सर्वल थॉट। डॉक्टर, आपको मेरे से क्या उम्मीद है, क्यों आए हो? पेशेंट, वो हमारे पास एक डॉक्टर ने पूछ के बोला तो सोचा जाके पूछ के आती हूँ। अगर काम में वगैरह रही तो नहीं इतना याद आता, क्रीम यूज करती थी तो कम होता है। डॉक्टर, अगर आपने पहले क्रीम वगैरह यूज की है तो पहले आपने दवाई से बढ़ेगा। पेशेंट, इससे भी ज्यादा बढ़ेगा? डॉक्टर, हाँ थोड़ा बढ़ता है, बट कह नहीं सकते, किसी किसी केस में नहीं भी बढ़ता, कम हो जाता है, पर बढ़ता तो सिर्फ नारियल का तेल यूज करना। पेशेंट, ठीक तो होगा क्या पूरा? डॉक्टर, हाँ हाँ हो जाएगा। हस्बैंड से पूछा, नेचर कैसा है वाइफ का? पेशेंट, हस्बैंड बहुत गुस्सा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ करती है, कोई भी हो घर का बाहर का चिड़चिड़ करती है, फट से बोल देती है। इसकी बहन भी इससे डरते हैं, गुस्सा बहुत है, जल्दी से बोल देते हैं, कितना भी बताओ मत बोल, बट बोल के ही दम लेगी। और हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत काम करती है, आज का आज ही होना चाहिए काम, कितना भी तकलीफ हुए तो आज का आज ही करना है काम। पेशेंट, साफ सफाई बहुत लगती है, नहीं हुआ तो चिड़चिड़ होता है। लड़की और इसका बार बार चालू ही होता है, चिड़चिड़ करती ही रहती है। डॉक्टर, घर में कोई बीमार रहा तो इनका रिएक्शन कैसा रहता है? जो सच है तो बताना, अपनी मेडिसिन उसी पे डिपेंड करती है। पेशेंट, हस्बैंड टेंशन में होती है, ये बच्चे को हुआ तो 2 दिन खाना भी नहीं खाया उसका, कैसे हो वो सोच रही थी, हमारा झगड़ा क्यों होता है बताऊं क्या?
अगर बाहर वाले के साथ इसका कुछ हुआ तो ये बोलती है देख लूंगी मैं इसको बाद में। तो मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इस वजह से हमारे झगड़े होते हैं। तो ये बात करना बंद, खाना पीना बंद कर देती है, बट गुस्सा भी एक दिन में शांत भी हो जाती है। एक दिन के बाद अपने बात की तो करती है बात। शादी के बाद उसकी बहन और मासी गुजर गई, उसके बाद मदर भी गुजर गई, उसका ही स्ट्रेस था। डॉक्टर, अगर उनको कोई चीज चाहिए रहती है तब वो मांगती है या इनको लगता है अपने मन से देना चाहिए? पेशेंट हस्बैंड, हाँ ऐसा होता है, उनको लगता है मैंने खुद से मन से देना चाहिए। पेशेंट, ये बीमारी की शादी में जाने से कैसा तो लगता है, शर्म लगती है? पेशेंट हस्बैंड, ये हमेशा बोलती है ये बीमारी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? डॉक्टर, किसी ने करनी जो बाबा के पास जाके करते हैं कि ऐसा लगता है? पेशेंट, हाँ लगता है ना, ठीक नहीं हो रहा है तो लगता है। पेशेंट हस्बैंड, मुझे तो नहीं मैम विश्वास। नेटवर्क इशू जा रहा है। हाँ, क्लियर नहीं है आवाज क्या? नहीं, वॉइस क्लियर श्वेता है। मैम आपकी आवाज क्लियर है, नहीं क्लियर है नहीं नुपुर। एकदम क्लियर है जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप अपना एक बार डॉक्टर नेटवर्क नुपुर, चेक आप है ना लीव करके ज्वाइन कीजिए नुपुर मैम। सो पेशेंट हस्बैंड, मुझे तो नहीं विश्वास इस पे, बट ये इसको लगता है। पेशेंट, ज्यादा तकलीफ हुई तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, 2-4 बार ट्राई किया था, वो गुस्से में होता ही है, फंसी लेके किया था। पेशेंट हस्बैंड, अपने को ही उसको समझाना पड़ता है, अपने को ही झुकना पड़ता है, इसका गुस्सा तो बहुत है। पेशेंट, वो क्या है मैम, ये बीमारी से भी बहुत परेशान हुई हूँ तो बहुत दिमाग में आता है, और उसमें मुझे कोई भी कुछ बोलता है तो ऐसा होता है। पेशेंट, शादी से पहले भी ज्यादा छोड़ा छोड़ा नेचर था, गुस्सा आया तो सर पटकती थी जमीन पर, भाई के साथ कुछ हुआ तो भी वैसे ही करती थी। आप लोगों ने आई होप पिक्चर्स देखी हैं पेशेंट के और आफ्टर की और भी। So this was the case. Dr. Hansi, over to you, ma'am. थैंक यू श्वेता दी। केस सुना सबने? रिजल्ट की आपके सामने है, बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स डाले हुए हैं। कौन कौन बोलना चाहेगा? दो चार जन के इनपुट्स लेंगे और उसके बाद डिस्क्लोज कर देंगे। कौन मैम बोलना मैं चाहेगा? बोलती हूँ, मेरे को जो भी समझ जी। आया मैं बोलती हूँ थोड़ा। वैसे तो वही रेमेडी पे पहुँच नहीं पाई हूँ, पर यही है कि थोड़ा सा केस समझ पाई हूँ कि नहीं, आप बताइएगा। जी ये बताइए। पेशेंट को एलिमेंट्स का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आया है, मतलब मुझे नहीं समझ रहा है कि कहाँ से आया इसको। जैसे पूछा ना कि आपको ये ईटिंग कब से शुरू हुई, तो इसने बताया 5th क्लास से स्टार्ट हुई है। तो लेकिन उस टाइम का कुछ ऐसा इंसिडेंट मिला नहीं कुछ खास। जो डेथ हुई है वो इसकी शादी के बाद हुई है। तो उसका इफेक्ट इस पे पड़ा है पक्का, ये तो समझ में आ रहा है कि इसके घर पे 4 साल में एक के बाद एक 3 डेथ हो गई है, जिसके वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा असर हुआ है इस चीज़ का। तो ये इसने बताया कि तीनों की ही याद आती है उसको, किसी एक की नहीं, मतलब माँ की और बहन की और चाची या मासी जो भी हैं उनकी भी हमेशा मतलब याद आती रहती है उन्हें। तो एक तो दिमाग में आ रहा था कि जैसे एम्ब्रा ग्रेसिया में है ना कि 1 आफ्टर अनदर डेथ का, तो ये दिमाग में आ रहा था, लेकिन बाकी पिक्चर उतना नहीं पता है मुझे, तो उसको छोड़ दिया मैंने। फिर आगे है कि उसके बचपन में भी वो बिंदास थी, बढ़िया से उसने लाइफ जी है, उसको कोई ऐसा टेंशन नहीं था। तो उसने एक के बाद और नहीं पढ़ाई की, अपना छोड़ दिया पढ़ाई, उसको इंटरेस्ट भी नहीं था इतना, तो एम्बिशियस भी नहीं है। तो उसका 2 साल बाद शादी हो गया। शादी के बाद भी उसका मतलब एम्बिशन में ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो अभी उसको ये है कि ईटिंग की प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है,
मतलब बीच बीच में ठीक होती है, फिर हो जाती है, तो ऐसे चलता है उसका। और उसको पूछा कि कोई टेंशन, तो वो ऐसा कुछ टेंशन बता नहीं पा रही है, बस उसको डेथ का ही बताया उसने कि इतने सारे डेथ हुए एक के बाद एक, तो उसका ही टेंशन है। तो ये है एक तो। और उसको ये अपने बच्चे की, अब ये नहीं समझ आया मैम, इसमें 2 बच्चे हैं इसके या 1 बच्ची है इनके क्या? मैम? एक बेटा एक मैं बेटी, 2 हैं। अच्छा, तो इसको ये है कि बेटी को जो भी बेटा नेट बीमार पड़ता सोरियासिस है, है। बेटी को भी बेटे नेट को। सोरियासिस है। और ओ, पिछली जो सोरियासिस ओके। की केस थी ना, इसकी जो बड़ी बहन थी, ये छोटी बहन है। जी जी। हाँ, हम्म ओके ओके। तो ये इसने बोला कि पिछली आपने केस मतलब देखी थी बेटे मेरी को जब सोरियासिस वाली? पिछली वाली हाँ। शायद नहीं देखी होगी। पिक्चर्स ओके ओके, पिक्चर्स मैम। कोई नहीं नहीं नहीं, पिछली हेलो। सोरियासिस की भी केस थी, इसकी बहन की ही थी। अच्छा, नहीं देखी होगी शायद। ओके। मैम तो ये इसका बेटे को तो मतलब कुछ हो जाता है तो चिंता करती है, ऐसा समझ में आया। और इसकी बेटी से इसकी चिड़चिड़ लगी रहती है घर में। ये इसके पेशेंट मतलब हस्बैंड से भी जब पूछा तो उसने भी बताया। और ये हस्बैंड से भी मतलब लड़ लेती है, कर लेती है झगड़ा कभी कभार। तो ये भी है इसका। तो ये जी। बेटे के लिए मरी जा रही है कि 2 दिन तक खाना नहीं खाना, उसको बीमारी हो गई तो। और बेटे के लिए ऐसा कुछ कंसर्न नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आर्सेनिक का फील भी आ रहा था। और इसको ये कि जब किसी ने कुछ बोला तो ये मतलब इसको ये लगता है कि मैं भी इसको बोल के जवाब दे के ही शांति मिलती है इसको। या फिर ये मतलब इसके हस्बैंड की और इनकी आपस में इसलिए भी लड़ाई होती है क्योंकि हस्बैंड इसको बोलता है कि ऐसे नहीं करते हैं, बाहर ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। तो उसको ये सब नहीं समझ आता, उससे लगता है मैं लड़ लूँ और बोल दूँ उसको, मुंह पे जवाब दूँ और इसका मैं बदला लूँ। ये है इसके मन में। तो इसके अंदर हेट्रेड और रिवेंजफुल वाला थोड़ा सा लगा मुझे। ये गुस्सा कंट्रोल नहीं करती है और लगता है इसे कि सुना लूँ मैं अच्छे से। ये चीज़ समझ में आई। मारने का नहीं पता कि मार देती है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड भी लग रहा है मैम, पर मुझे उसका भी ज़्यादा नहीं पता है। लैक्टिस भी आ रही है दिमाग में। और ईगो तो है इसमें मैम, ईगो है क्योंकि इसको पूछा था आपने कि आपको लगता है हस्बैंड को कि ये खुद से देना चाहिए इसको काम, मतलब कुछ भी। तो उसने बोला हाँ, हस्बैंड ने बोला हाँ, इसको ये लगता है कि मैं खुद से दूँ उसे करके, मतलब ये मांगती नहीं है कुछ, ऐसा है। तो मैम इसको ईगो ही लेंगे ना? जी, ईगो तो है, कंफर्म है ईगो। जी। तो मैम ये ईगो है इसका। फिर ये इतना तेज गुस्सा है इसका कि इसमें ये सुसाइडल हो जाती है। और फिर पति बोल रहे हैं कि उसको ही झुकना पड़ता है और इसको ही बोलना पड़ता है। तो ये ना पेशेंट का थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी लगा यहाँ पर। तो ऐसे अभी इतना सब कुछ लगा और गुस्सा नक्स की तरह है कि फटाक से बोल देना। लेकिन अभी ना रेमेडी मुझे कुछ समझ नहीं आई, सल्फर भी कहीं कहीं लग रही है। तो मैम बाकी आप बताएंगे, यही मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत बढ़िया आपका एनालिसिस था। थैंक यू मैम। बहुत करीब पहुंचे हो आप। और कोई? नुपुर मैम, पहली रेमेडी आपकी आर्सेनिक है ना? हेलो। हाँ हाँ, मैम, पहली मेरी रेमेडी आप। जी मैम, मैं कोई किसी निश्चित पे नहीं पहुंची हूँ, पर मुझे सब कुछ ही लग रहा है सल्फर आर्सेनिक सब में ही मतलब घूम रही हूँ मैं। जी, बहुत अच्छा। जी। नेक्स्ट कोई बताएगा? हेलो। मैम इसमें इंस्टिंक्ट है और हेलो। मैटरनल इंस्टिंक्ट ज्यादा है। जी सर, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है।
इसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेट वाला फील आ रहा है, जो बच्चे को लेके वो बहुत परेशान रहती है, खाती होती भी नहीं है। और आर्सनिक का थोड़ा फील आ रहा है इसमें, फास्टिडियस भी थोड़ी सी। ठीक है सर। और कोई? हंसी दी वेलकम। थैंक यू मुझे दी, है ना, बोलिए। हाँ मुझे ये है ना बहुत इगोइस्टिक और बहुत एंगर भरा है, और वो एंगर की वजह से ही इसको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ ऐसा लगा, क्योंकि लास्ट में उसने बताया कि बचपन में भाई से भी उसकी छोटी छोटी ये होती थी, झगड़ा होता था और उस टाइम पे वो सर पटक के लेती थी। बोले तो पहले से ही उसको बहुत सारे एंगर इश्यू है, और एंगर फटाक से बोल भी देती है, कुछ भी मन में नहीं रखती, सामने को क्या लगे वो कुछ नहीं है, और वो झुकती नहीं है, तो इगोइस्टिक भी लगी, थोड़ी डिक्टेटोरियल भी लगी। जी और जी जी। उसको अभी तो फ्यूचर की एंजाइटी से ज्यादा उसको ऐसा लग रहा है कि जो अभी मेरे बहन को हो गया तो वो जाग गई कि अभी अगर ऐसा ही मेरे बच्चों को हो गया तो क्या होगा, और वो बीमारी की वजह से परसिक्यूटेड हो गई है। एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी लगा, तो मेडिसिन तो श्योर नहीं, मैंने तो ग्रुप में वोट डाली मगर वो तो कोई श्योर नहीं, मगर मुझे थोड़ा सा सल्फर या कल्किरिया सल्फ जैसा लगा। अगर वो डेट एक के बाद एक पकड़ा तो एम्ब्राग्रेसिया आता है भी, ऐसा मेडिसिन तो नॉट श्योर मगर ऐसा लग रहा है। हाँ वो फटाक से बोल देती है तो थोड़ा सा स्पॉन्जिया का भी फील लग रहा है, वो कुछ भी दिमाग में नहीं रखती, झट से बोल देती है, सामने वाले को कुछ भी लगे। तो अभी बाकी आप बताओ, रिजल्ट तो बहुत अच्छे है दी, बहुत अच्छे। थैंक यू। थैंक यू दी, वेलकम बहुत हंसी अच्छा दी। सोचा। दी बहुत थैंक अच्छा यू दी। रिजल्ट है आपका, पर जैसे सारा एनालिसिस देख के है ना तो मुझे 2 रेमेडीज की फील आ रही है। अगर एंगर की तरफ जाती हूँ तो मुझे क्रोटैलस का फील आता है, क्योंकि हेट्रेड रिवेंजफुल जैसा जो एनालिसिस चल रहा था। और दूसरा जैसे मुंह पे बोल के ही रहना है में ना, मुझे वो मेजीरियम का फील आया, जो उसका रहता है एक मेडिसिन का रूब्रिक है कि बोलना ही एंगर वेक्सेशन वाला, इंक्लाइन टू अदर्स वाला लगा, तो ये 2 का फील है। थैंक यू। मेजेरियम और दूसरी कौन सी बोली आपने? मुझे क्रोटैलस का। क्रोटेलर। ओके हाँ बाकी देखते हैं ओके। रिजल्ट तो आप ही बताओगे। थैंक यू। जी जी, अच्छा सोचा आपने। गुड मॉर्निंग हंसी दी। गुड मॉर्निंग दी। दी, ये केस पढ़ के ये जो पेशेंट है इसमें गुस्सा तो बहुत है, और किसके साथ कुछ हुआ तो ये छोड़ता नहीं है, बोल देता है, हेट्रेट और रिवेंजफुल में है। हाँ, इसको लेकर के मुझे लेकेसिस का फील आ रही है। थैंक यू दी। ओके थैंक यू दी। नेक्स्ट कोई बोलेगा या भाई डिस्क्लोज करें? Can I speak? जी जी मैम बोलिए। Yeah. Good morning, doctor. गुड मुझे मॉर्निंग। ये पेशेंट कम्युनिकेटिव लगा, जो उसके दिमाग में बोल देता है, दिल का सच्चा है, अफेक्शनेट है, सैड इंसिडेंट्स उसको ज्यादा दिमाग में रहते हैं एंड वही चीज उसके दिमाग में चलती है, एंड अफेक्शनेट भी है, उसको सबके लिए ये है। गुस्सा आता है जब भी कोई उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कि कॉन्ट्राडिक्शन उसको नहीं चाहिए, एंड कहीं ना कहीं उसको खुद के लिए इगोटिज्म है कि यार मैं कुछ हूँ, इसके लिए उसको ये चीज होती है, और बाकी सब उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए उसको गुस्सा भी होता है एंड सब चीज होती है। तो मुझे ये सब चीजें पकड़ के फॉस्फोरस जैसा फील आ रहा है। फॉस्फोरस, ओके, अच्छा सोचा मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग हंसी दी। नमस्ते बहन। जी सर नमस्ते। ये जो केस है इसका बहुत, ये तो एब्रप्ट पहले क्या कर दिया इन्होंने बोलना, और केयर्स काफी केयरफुल ऑफ है, बच्चों के पे काफी इनका वो है, और ये परसिक्यूटेड भी फील कर रही है।
और ये डिक्टेटोरियल है इनका। दूसरा ये है कि ये एंगर कंट्राडिक्शन में भी है। अगर इनका जो हिसाब से नहीं हुआ तो इन्हें गुस्सा आता है, ऐसे बोलती है। और हेट्रेड है इनका, रिवेंजफुल, ये लगा आपको। और ये जी सर। इंडस्ट्रियस काफी है, ऐसे खाली रहना इनको पसंद नहीं है। तो ये सब लेकर के ये नेत्रम्यूर का ऐसा मुझे लगा। थैंक यू। गुड सर, बहुत अच्छा। कृष्णा दी नमस्ते, बोल पाएंगे आप? हाँ नमस्ते जी। हाँ जी जी नमस्ते। ये जो लेडी है ना वो ज्यादा बहुत ही गुस्से वाली है और छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ कर रही है। और अपनी बीमारी को अगर सोचो ना तो ये परसिक्यूटेड फील कर रही है कि मेरे पीछे ही पड़ गई है। उसके हस्बैंड ने बोला ना तो ये बोलती है कि ये बीमारी मेरे पीछे ही पड़ गई है। और सोच रही है कि ये ठीक होगी कि नहीं, तो डाउटफुल रिकवरी भी है इसमें। और एम्ब्रास पे फील कर रही है लोगों के सामने। और फियर ओपिनियन ऑफ अदर है कि लोग क्या बोलेंगे। बोलते नहीं है हालांकि लोग कुछ भी, लेकिन इसको डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। और इसकी लाइफ में जो सिचुएशन हुई वो इसके बाद सबकी डेथ हुई है उसकी रिलेटिव की। और अभी तक वो उसकी मम्मी को हेल्प कर रही है, वो याद कर रही है बहन को। तो ये एलिमेंट्स वहां से स्टार्ट हुए, डेथ ऑफ लव्ड वन। और इसका नेचर देखे तो ये बहुत ही इंडस्ट्रियस है, काम करने वाली बंदी है। बचपन में भी खेत में काम करती थी। और इसका क्या है कि आज का काम आज ही होना चाहिए, दूसरे दिन नहीं। और ज्यादा ये फास्टिडियस नेचर है इसका, सब कुछ क्लीन रख करना ये सारा। और जब काम करती है तो उसको अच्छा लगता है, तो ऑक्यूपेशन एनिमल है इसमें। और बच्चों को लेके भी इसको चिंता है ना कि कहीं बच्चे को ये सारा वो हो ना जाए। तो और सबकी केयर भी करती है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो ये खाना भी नहीं खाती है, तो केयर वाली भी ये लेडी है, एंजाइटी वाली है। और दो बार, 2 या 3 बार वो उसने सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया है ना, बाय हैंगिंग, ऐसे फांसी लगा के। तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट है। और ये जो भगवान का वो बोल रही थी वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। लेकिन ये जो बाबा वाला बोल रही थी ना, तो बाबा को भी दिखाया था स्टार्टिंग में। तो ये सुपरस्टिशियस इसका नेचर मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल चीज मुझे फर्स्ट तो मेरे माइंड में आर्सेनिक चल रही थी। और अगर इसका ये देखे ना कि इगोटिज्म और हेट्रेड रिवेंजफुल वाला, तो नक्सोमी का भी माइंड में आ रही थी। और ये वीपिंग अलोन अगर देखें तो नेत्रम्यूर भी सोच रही थी, लेकिन नेत्रम्यूर की डिग्निटी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दी। तो ज्यादा माइंड में, मेरे माइंड में आर्सेनिक एंड नक्सोमी का ही चल रही है अभी। बहुत बढ़िया दी। और कोई बोलेगा? दी हाँ मैं बोलती हूँ इसका। जी इस केस में एक्चुअली एलिमेंट्स तो समझ में नहीं आ रहे कि कहाँ से एलिमेंट्स आए हैं इसको। बट जो भी इसने मुझे बताया है उस हिसाब से एक तो ये लग रहा है कि इस बंदी को सुपरस्टिशियस है ये, क्योंकि बाबा वाली जो बात बताती है तो उससे लगता है सुपरस्टिशियस है। दूसरी चीज ये कि इसने बताया कि इसके हस्बैंड ने कि इसको गुस्सा बहुत आता है। और मतलब ये बोलती है कि एक ना दिन इसको बोलूंगी जरूर, जिसके लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो इसमें हेट्रेड वाला, रिवेंज वाला रूब्रिक का मुझे फील लगा। और दूसरा ये कि हार्ड वर्किंग बहुत है, तो इंडस्ट्रियस लगी वहाँ मुझे। और बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनकी एंजाइटी हो जाती है, तो एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन भी लगी। और फास्टिडियस है क्योंकि इसको साफ सफाई का वो रहता है। और इसने बताया कि गुस्से में चुप हो जाती है, बस चिड़चिड़ बहुत करती है, तो इरिटेबिलिटी बहुत है। तो ऐसे लेके ना मुझे तो आर्सेनिक का फील आया। बट आपने जब उसको ये पूछा कि
इनको ऐसा लगता है कि आप खुद से इनको कुछ दें या कुछ करें। तो एक जगह ना दीदी में मुझे इग्नेशिया भी लग रही थी, बट आर्सेनिक मुझे ज्यादा लग रही है उसमें। बहुत बढ़िया मैम। मेरी 2 रेमेडी फेल हुई थी, उनके नाम बता दूं क्या? हाँ हाँ बता दीजिए। हाँ बोलो दी। फर्स्ट मैंने नाइट मोर दी थी, वो भी फेल हो गई, और सेकंड मेरी आर्सेनिक थी। तो बियॉन्ड आर्सेनिक नाइट मोर के सोचो अभी। मैम सल्फर और क्रिया सल्फ लग रहा है फिर भी। और ब्रिड में तो एनाकार्डियम भी आ रहा है, मगर एनाकार्डियम के जैसा फील नहीं आया। नहीं है एनाकार्डियम नहीं है। तो चलो डिस्क्लोज करते हैं। नक्स भूमिका भी हो सकती है, क्योंकि का नक्स नहीं तो भूमिका भी इग्नेशिया, डायरेक्टली ये दो बोलता है। है ना, या फिर इग्नेशिया, इन दोनों से नहीं, कोई एक इग्नेशिया लग रही नहीं। है। अरे तो ये कौन सी हो गई है? अब मेडिसिन फ्लोर पे थी या नहीं? आई थी, 2 जिन्होंने क्रैक की है सिर्फ। मैम लैकेसिस भी हो सकती है। लैकेसिस नहीं। मैम ओरम क्योर हो सकती है? नो डलका मारा होगी, डलका मारा। नो डिस्क्लोज करो दी। नो स्पॉन्जिया, नो वैनिला, नो स्पॉन्जिया, नो नक्सोमिका, नो नाइट मोर, नो आर्सेनिक। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने होगी मैम ये। नुपुर मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन, सल्फर है ये, सल्फर दिया था मैंने। ओह वाओ, थैंक यू दी। चलो थैंक यू मैम। श्रुति दी ने भी बोला था सल्फर जैसा फील आ रहा था, और ग्रुप में शायद एक सल्फ ही लग रहा था मुझे तो। हाँ मगर वो श्योर नहीं हो रहा था। हाँ। मैंने भी स्टार्टिंग से पहले तो मैंने उसके बारे में सोचा, उसके जो इमोशंस थे। पहले तो बोली मैं किसी से ज्यादा गुस्से में बात नहीं करती, अंदर ही गुस्सा रखती हूँ। उसके हस्बैंड ने वो बोला था नेचर, लेकिन वो मैंने इंक्लूड नहीं किया था। कि मैंने सोचा कि इसकी फीलिंग पहले लेते हैं, कि गुस्से में ज्यादा बात नहीं करना, शांत बैठना, अकेले में रोना, और इमोशन ज्यादा सप्रेस हुए ऐसा मुझे लगा। तो मैंने फर्स्ट उसको नाइट मोड दिया था, इतना ईगो दिख रहा था उसमें, तो मैंने फर्स्ट नाइट मोड दिया था। लेकिन बाद में जब हस्बैंड ने ये सब बताया, तो मेरा सेकंड रेमेडी मैंने सोचा कि अभी हस्बैंड की बात सुन के दे दे। तो हस्बैंड ने बताया कि बहुत इरिटेबल है, किसका भी सुनती नहीं, बहुत चिड़चिड़ करती है, बच्चों के साथ भी चिड़चिड़ करती है, लेकिन एंजाइटी भी रहती है। तो मैंने सेकंड थॉट अर्सेनिक का आया था, तो अर्सेनिक दिया था। अर्सेनिक से भी कोई इफेक्ट नहीं आया, तो मैंने वापस पूरा उनका पहला जो केस था ना वो सुना वापस। तो मैंने बोली कि एग्जैक्टली इसके एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से हुए। तो उसने एंड में बताया था कि बचपन में भी इसको बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो रेज, फरी, एंगर, ये एलिमेंट्स मैंने पकड़ा कि कहीं तो कुछ तो एलिमेंट्स होगा। तो एटलीस्ट एंगर इतना बचपन से था, तो शायद वही एलिमेंट्स हो सकता है। तो वो सोचा पहले मैंने, एक ईगोटिज्म सोचा, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, रेज, ये सोचा। उसके बाद और उसमें ज्यादा क्या था कि मैं उसको जो भी पूछ रही थी ना, वो ठीक से बोल नहीं रही थी कि यहाँ 10 साल से हो रहा है, 15 साल से हो रहा है, नहीं 20 साल से हो रहा है, नहीं मेरी 13 जब से उम्र थी तब से हो रहा है। मीन्स 4-5 बार उसने ऐसा बोला ना, तो वो मैंने उसकी मैथमेटिकल इनएबिलिटी पकड़ा कि उसको वो फिक्स बोल ही नहीं पा रही है कि मुझे 13 साल से हो रहा है। अगर हमें तकलीफ हुई है तो हम बोल सकते हैं ना कि मुझे 13 साल की उम्र में से ये हो रहा है, या 20 साल से ये तकलीफ हो रही है। उसका हर टाइम चेंज होता था। पहले तो बोली 10 साल, वापस बोली 20 साल, 20 के बाद वापस बोली कि शादी के पहले भी था, वापस बोली 6 स्टैंडर्ड से हो रहा था। तो उसका वो कोई जजमेंट नहीं लगा मुझे। तो वो एक मैंने लिया था कि मैथमेटिकल इनएबिलिटी है इसमें। और एक मेन क्या थी लगी इसमें कि जो भी वो काम, अभी इतनी तकलीफ हो रही है तो थोड़ा रेस्ट कर देना, लेकिन नहीं, इसको क्या करना है, आज ही काम खत्म करना है, आज ही काम खत्म करके सोना है। तो मैंने वो लिया था कि रेस्ट कैनॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। और ये डिसीज के बारे में अब क्या सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, तो एम्बेरसमेंट तो फील थी ही। तो एम्बेरसमेंट मैंने लिया था, एक डिसीज के बारे में डाउटफुल थी कि अभी इतने सालों से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा। मुझसे लाइट मांग रही थी कि होगा या ठीक। मैंने बोला कि थोड़ा बढ़ेगा, तो वो और पूछने लगी कितना बढ़ेगा और इससे ज्यादा बढ़ेगा क्या। तो वो मैंने लाइट डिजायर, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, ये सब कलेक्ट किया, तो सल्फर आ रहा था। तो तब मैंने सल्फर 30 का एक सिंगल डोज दिया।
15-20 दिन बाद उसका बहुत बड़ा पूरे बॉडी पे हो गया है। वो अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो वो भी पूरे भर गए थे, फेस पे भी थोड़ा आ गया था। तो मैंने उसको बोला कि कुछ नहीं करना है, वैसा कंटिन्यू करना। तो तब मैंने 15 डेज में एक डोज सल्फर का रिपीट किया था। नेक्स्ट मंथ में थोड़ा था, अभी इचिंग वगैरह थी, तो मैंने 200 दिया था। 200 एक महीने तक चला। उसके एक महीने के बाद तब मैंने भी 15 डेज में ही रिपीट किया था सल्फर 200। तो थर्ड मंथ में मैंने उसको सल्फर 1 mg दिया था। तो 1 mg से उसका काफी कम हो गया था एक महीने में। लेकिन तब मैंने 7 डेज में रिपीट किया था, 7 डेज में। तो 7 डेज में रिपीट करने के बाद उसका काफी कम था, लेकिन 2-3 स्पॉट और बढ़े थे, मीन्स नए आए थे। तो मैंने डायरेक्ट सल्फर 10 mg दिया। 10 mg के बाद उसका सब चला गया, अच्छा था। तो मैंने 10 mg का सिर्फ 15 डेज में साथ में दिया था, अगर लगा तो डोज रिपीट करना है। तो थोड़ा 1-2 स्पॉट आए थे, तो उन्होंने 15 दिन में रिपीट किया था। और वापस 1 महीना मैंने कुछ नहीं दिया था उसके बाद। और अगर 2 महीने हुए 10 mg का देके, लेकिन वापस 1-2 स्पॉट आए, तो मैंने उसको 50 mg का एक सिंगल डोज दिया था। उसके बाद ये ऐसे में रखा है, अभी 3-4 महीने से ऐसे ही चालू है, उसको कोई रिकरेंस नहीं है, पूरा क्लीन हो गया है। 2-3 स्पॉट अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन वो पुराने, अभी वो जाएंगे एलएम भी धीरे नहीं धीरे। दिया अभी ना एसएल पे दी? ही है। एलएम एलएम नहीं भी दिया नहीं मैंने, दी? नहीं ओके। दिया, नहीं दिया। मैंने ऐसे ही पोटेंसी बढ़ाई इसकी। तो पहले पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं उसकी बात है, लेकिन इस केस में बहुत घुमाया था मुझे, क्योंकि कुछ एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा था। पहले पहले 2 इसमें तो मुझे पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली एलिमेंट्स क्या हुए उसके। तो मैंने बाकी के रूब्रिक बाद में रेट्रो में समझे कि डेथ ऑफ लव्ड वन है, वापस एंगर कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत डिक्टेटोरियल नेचर है। सुसाइडल भी 2-3 बार अटेंड किए, तो सुसाइडल डिस्पोजिशन लिया था, क्योंकि किए हैं ना, उसने अटेंड किए हैं। एंगर बहुत ज्यादा है, केयरफुल तो है वो, सबका केयर भी कर रही है, लव फैमिली फॉर है, एंजाइटी चिल्ड्रन है। तो ये बाकी के सब रूब्रिक लिए, तो उसमें सल्फर आ रहा था। और और भी बाकी के और रूब्रिक है सल्फर के, बहुत ज्यादा मैच हो रहे हैं। तो ये सिर्फ मैंने 6 के 7 रूब्रिक सोच के तब सल्फर दिया था। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन, रेस्ट कैनॉट रेस्ट, इगोटिज्म, मैथमेटिकल इनएबिलिटी, एम्बेरसमेंट, डाउटफुल रिकवरी, एंजाइटी चिल्ड्रन एंड लाइट डिजायर, ये पकड़े थे मैंने वापस। तो ये सल्फर था, बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा घुमा देने वाला था, ऐसा था उसने। हम ये भी सोच सकते हैं कि आने के बाद सडनली उसने वो दिखाना वगैरह स्टार्ट किया, तो वो जेस्चर से सब दिखा रही थी, तो वो कम्युनिकेटिव भी हम सोच सकते थे। लेकिन मुझे इतना ज्यादा, हम डायरेक्ट ऐसा लेते नहीं ना, अगर पूरी केस ले रहे तो पूरा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक पे कभी कभी नहीं जाते। तो शायद इसको मुझे टाइम लग गया क्योर होने में, लेकिन बहुत अच्छा है, अभी बहुत बेटर है, बहुत खुश है वो। इसके बेटे का भी केस है, अभी अभी उसके भी बहुत रेमेडी फेल हुए हैं, अभी 2 महीने से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी अगर क्योर हुआ तो वो भी शेयर करूंगी। सब सोरियासिस के ही है वो, बहन बेटा तो ये। सोरियासिस स्पेशलिस्ट हो गई हो। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है सल्फर पेशेंट में? मैं थोड़ा सल्फर के कॉमन पॉइंट्स बताती हूँ, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत ऐसे कुछ नए मेंबर्स भी हैं, तो उनको सल्फर पकड़ना थोड़ा सा इजी चला जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। नॉर्मली जब हम सल्फर पेशेंट हाँ डॉक्टर वीना। हाँ मैम, एक पूछना था कि सोरियासिस के केस में बढ़ते हुए पोटेंसी दिए तो चलेगा, या सिर्फ लो पोटेंसी देना? अगर रिकवरी है तो हम दे सकते हैं। हम पहले स्टार्टिंग में 30 से ही स्टार्ट करते हैं, 30 या 200। उससे अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है वो पैचेस अगर थोड़े फार बढ़ रहे कम होके, तो हम हायर पे जा सकते हैं, या स्टैग्नेंट है तो हम हायर पे जा सकते हैं। मैं तो देती हूँ, मैंने पिछले इसमें भी दिया था और इसमें भी दिया था। वहां पे इसके बहन को मैंने कार्सिनोसिन 1 mg तक लिया था, और इसका 50 mg तक चला गया। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन बहुत ही अच्छे थे। और दी जो फर्स्ट डोज दिया था आपने 30 का, वो वीकली दिया था या 15 डेज में रिपीट किया था? नहीं, पहले जब दिया था ना तब 15 डेज में दिया था। नेक्स्ट टाइम जब हाँ 200 दिया ना, 200 भी 15 डेज में दिया था, और जब 1 mg दिया ना तब वीकली रिपीट किया था मैंने, क्योंकि इम्प्रूवमेंट देख रही थी कि एग्जैक्टली हो रही है नहीं हो, क्योंकि 30 के बाद बड़ा था उसका, तो मैं देख रही थी इम्प्रूवमेंट कैसी है।
अगर उनका फोन आता तो ही मैं रिपीट करती, अगर उनका नहीं आ रहा तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मैनेज कर रहे, इचिंग मैनेज हो रही है, तो मैं रिपीट नहीं कर रही। लेकिन बाद में जब वो बड़ा ज्यादा, खुजली वगैरह, इचिंग ज्यादा था, तब मैंने रिपीट कर देना स्टार्ट किया। ये भी उसको आई थिंक नवंबर 23 में मेरे पास आई थी। इस नवंबर को उसको 1 साल हो जाएगा पूरा, 9 महीने लिए पूरा इतना होने में। उसमें पहले 2-3 महीने इतना एग्रावेशन ही था, 2-3 महीने तो एग्रावेशन ही था। पहले 2 रेमेडी फेल हुए थे, 3rd रेमेडी क्रैक हुई थी। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। दी वाटर मैम डोज भी इसमें दिए थे ना? हाँ, वाटर गलत डोज, होता ये है। सब पानी में डाल के, डायरेक्ट ड्राई डोज नहीं देती मैं। ओके। मैम इसमें ये चल ईचिंग तो बहुत होती है, फिर ईचिंग होने के बाद वो फिर रिपीट करे क्या आपने डोज? नहीं नहीं, वीकली रिपीट किया था। और इचिंग ज्यादा हुई तो नारियल का तेल लगाने के लिए बोलना, या घी, दो ही चीजें उनको नहीं मैंने लगाते पहले ही, मैं मैम। सूर्यसिस को पेशेंट मेरा एक केस था ना सोरियासिस का, वो पूरा इतना खुजलाता है कि वो नारियल का तेल भी लगाता है, लेकिन उसको बहुत, उसके बाद भी खुजली आती है। जब हमारे पास आते हैं ना तभी उनको बोल के रखने का, क्योंकि है ना वो, उन्होंने अगर एलोपैथी ली है ना तो हमारे डोज से स्टार्टिंग में एग्रेवेशन ही होता है। तो उनको बोलने का सिर्फ आपको 1-2 महीना कंट्रोल करना है, उसके बाद कवर हो जाएगा। उन्होंने अगर 1-2 महीने कंट्रोल कर दिए तो हमें अच्छे से रिजल्ट आते हैं। बीच में उन्होंने कुछ बाहर का ले लिया तो वापस हमारी केस स्पॉइल हो सकती है। जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आते हैं ना तभी उनको बोल देना है कि अब हमारी दवाई से अगर आपने एलोपैथी ली है तो बढ़ेगा। उनको भी बहुत बड़ा था, मेरे पेशेंट को भी बहुत बड़ा था, लेकिन क्या बोलते हैं, उनमें पेशेंट थे, बहुत पेशेंस थे उनमें, इसलिए मैं क्योर कर पाई उनको। हमें भी बताना है लेकिन पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये दवाई के बाद बहुत हो गया तो वो छोड़ देते हैं बीच में, तो केस हमारी स्पॉइल हो जाती है, आप वापस रिटर्न आते भी नहीं। क्योंकि हमें तो पता है कि एलोपैथी ली है तो हमारा थोड़ा तो बाहर निकालेगा ही ना। अगर उन्होंने कुछ लिया नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट एग्रेवेशन पूरा कवर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोरियासिस पेशेंट में थोड़ा फार बाहर आता ही है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ रहता है कुछ ना कुछ। यस मैम, यस, थैंक यू। हाँ मैम, वो एग्रेवेशन आने के बाद आपने मैनेज कैसे किया? वो 30 का डोज आपने रिपीट चालू रखा था कि बंद कर दिया था, कैसे मैनेज किया था? क्या सर, आपका क्वेश्चन समझी नहीं मैं। पेशेंट को 30 का डोज दिया आपने तो एग्रेवेशन हुआ था, तो फिर उसको मैनेज कैसे? वो 30 रिपीट किया था एग्रेवेशन आने के बाद भी, या फिर वेट एंड वॉच किया था, क्या किया? 15 दिन के बाद वेट एंड वॉच किया था, 15 दिन के बाद रिपीट किया था। 15 दिन के बाद एग्रेवेशन था तो भी रिपीट किया था? रिपीट किया था, एग्रेवेशन था तो भी रिपीट किया था, उनको सहन नहीं हो रहा था इस वजह से रिपीट किया था। वही मैं बोल रही हूँ, अगर पेशेंट फोन करके मुझे बोल रहा है कि अभी सहन नहीं हो रहा ना, तब मैंने रिपीट किया। 2-3 महीने वैसे ही चला, मैंने 7 डेज में रिपीट नहीं किया। यूजुअली अगर हम 7 डेज में सोरियासिस पेशेंट को रिपीट करते हैं उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि अभी इसकी केस जब मैं सॉल्व कर रही थी ना, तो मुझे 4th-5th मंथ के बाद पता चला कि उसका रिपीट वीकली अगर किया होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता, और भी अच्छा, इससे फास्ट आ जाता। तब उसकी बहन आई थी ना, तो उसकी बहन को 3 साल से ही था, तो उसको मैंने वीकली रिपीट किया था, तो वो 3-4 महीने में ठीक हो गई। तो उसको लास्ट टाइम का जो मेरा केस था कार्सिनोसिन का, उसको मैंने वीकली रिपीट किया था। अच्छा मैम, एग्रेवेशन आने के बाद भी जो रिपीट किया तो और बढ़ नहीं जाएगा? नहीं, 15 दिन वेट किया था ना सर, 15 दिन में जितना होता है उतना वेट किया, लेकिन 15 दिन के बाद अगर पेशेंट को सहन नहीं हो रहा ना, तब मैंने रिपीट किया था। पिछली बार भी मेरा ऐसा ही हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब मैंने कार्सिनोसिन दिया था ना, 15 दिन के बाद बहुत बड़ा था उनका, तो 16-17 दिन उनका मुझे फोन आया, तो मैंने रिपीट किया, तो 2 दिन बढ़ा और 2 दिन के बाद कवर हो गया, तो वो इचिंग कम हो गई, तो पेशेंट थोड़ा शांत हो जाते हैं। अगर केस में ऐसा हो जैसे हमने मेडिसिन दी और मेडिसिन लेने के बाद पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद कुछ टाइम पर, जैसे आजकल पे हमने पेशेंट को रखा है और कुछ टाइम बाद दोबारा रिकरेंट करता है, तो फिर हम उस केस में क्या करें? डोज इंक्रीज करके दें, हायर पोटेंसी दे। ओके, वाटर डोज में ही है। मैं देते समय ऐसा अगर 30 दे रही हूँ ना, तो 3 ड्रॉप डाल के देती हूँ हाफ ड्रैम में,
तो वो हार्ड ड्राइव पूरा 1 कप पानी में लेने के लिए बोलती हूँ उसको। 3 सिप्स करने हैं उसके और 15-15 मिनट में एक सिप लेना है, ऐसा पानी में बोलती हूँ लेने के लिए। ओके ओके, थैंक यू जी ठीक है। थोड़ा मैं सल्फर के बारे में बताती हूँ क्योंकि बहुत नए लोग भी हैं तो उनको सल्फर कैसे पकड़ना है वो भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और किसी को कुछ डाउट? मैम एलिमेंट्स फ्रॉम वेक्सेशन जो बताया ना, वेक्सेशन मतलब क्या होता है? एंगर और रेज, बहुत ज्यादा गुस्सा। एंगर के आगे का रहता है वो रेज रहता है। जी जैसे इसमें था, ठीक है मैम। हाँ जैसे इसमें था। एक मिनट। हेलो। तो जब कॉमनली सल्फर पकड़ना है तो कौन कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए ना, वो थोड़े से मैंने निकाले हैं तो वो बता देती हूँ। बहुत लोगों को काम आ जाएंगे। जो सल्फर पेशेंट रहते हैं सबसे पहले जब एंट्री करते हैं हमारे क्लिनिक में, आने के बाद हमें हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, रेवरेंस देंगे हमको कि मैम अंदर आऊं क्या, तो नमस्कार करके बैठेंगे, हमारे हालचाल पूछेंगे कैसे है वगैरह, क्योंकि वो बहुत अफेक्शनेट भी रहते हैं तो हमेशा वो रेवरेंस में दिखेंगे या नमस्कार करेंगे। तो आते ही बैठेंगे, हमें खुद की तकलीफ अब बता रहे हैं ना तो सब जेस्चर से बताएंगे कि यहाँ हो रहा है वैसे हो रहा है। उनके जेस्चर से हमको पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि उनकी जो अंदर की फीलिंग है ना वो हमें बहुत कम्युनिकेट करके वो बता रहे हैं, तो वो बहुत कम्युनिकेशन में रहते हैं तो हमें वो बहुत कम्युनिकेशन में मिलेंगे, बहुत हैंड जेस्चर से मिलेंगे, बहुत चीयरफुल वाइवेशियस वाले रहते हैं, बहुत हंस के बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर टाइम वैसा मिलेगा, लेकिन कॉमन जो फैसेट आते हैं ना वो मैं बता रही हूँ। तो कुछ कुछ लोग आते हैं हमें बोलते हैं, बीमारी के बारे में पूछते हैं कि ये आपसे ठीक होगा नहीं होगा, लाइट मांगेंगे हमसे, बिजनेस टॉक करेंगे कि कितना पैसा लगेगा, मैंने इतना वहां पे खर्च किया है, यहाँ ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो वो पूरा ये भी निकाल लेंगे। जैसे हाइज भी पेशेंट रहते हैं, वो भी ऐसा करते हैं कि बीमारी के बारे में पूछते हैं, कितना पैसा लगेगा, वो सब बिजनेस टॉक रहता है ना, वो सब हाइज में सल्फर में कॉमन रहता है। हमेशा बोलेंगे कि मैंने वहां पे इतना पैसा बर्बाद किया, इतना पैसा बर्बाद किया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपके इसमें ठीक होगा क्या, गारंटी है क्या, हम 100% ठीक होगा क्या, तो हमसे लाइट मांगे कि श्योरिटी लेंगे कि हाँ ठीक होगा। आते ही वेल्थ शो करेंगे, अगर सल्फर पेशेंट ने कुछ उसके पास 4 व्हीलर वगैरह है तो उसकी गाड़ी हमारे टेबल के सामने रख देंगे, तो ये भी उसकी वेल्थ हुई कि मेरे पास 4 व्हीलर है। या कुछ औरतें आते हैं तो वो बहुत ज्यादा गहने वगैरह पहन के आते हैं, सोने के जो रहते हैं ना वो हेवी हेवी जो रहती है ना ज्वेलरी, वो पहन के आते थे, वो शो करते हैं। या जब भी हम उनको केस लेते हैं, कुछ हिस्ट्री पूछते हैं, तो अगर उनको कुछ बोला कि क्या टेंशन है, पैसों की वगैरह टेंशन है, तो उनको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि पैसों की टेंशन है, तो वो पूरा उनके खानदान का बताने लगेंगे कि नहीं बाबा, हमारे पास तो गाड़ी है, बंगला है, मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं, मेरे पापा के पास इतना पैसा है, तो पैसे की कभी कोई टेंशन ही नहीं है। मीन्स घर का जो बैकग्राउंड बताते हैं ना वो भी उसकी वेल्थ रहती है। सल्फर के 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर की इगोटिज्म बहुत ज्यादा रहती है और वेल्थ ज्यादा रहती है, ये कोर पॉइंट है सल्फर का। लेकिन सल्फर के जो वेल्थ रहती है ना वो हमेशा पैसों को लेके रहती है। कैलकेरिया की जो वेल्थ रहती है वो हमेशा हेल्थ को लेके रहती है। तो ये डीडी है सल्फर और कैलकेरिया के वेल्थ में। बहुत ज्यादा सल्फर पेशेंट बहुत सोशिएबल रहते हैं, लीडर क्वालिटी रहेगी हमेशा, दूसरों को हेल्प करना बहुत पसंद रहता है उनको, हमेशा बेनेवोलेंस जनरस टू नेचर में भी मिलेंगे, बहुत हद से ज्यादा भी हेल्प करते हैं लोगों की। इनको है ना हमेशा मीन्स पहले अगर प्रॉब्लम हुई है तो पहले तो वो बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। पहले क्या करते हैं कि घरेलू कुछ इलाज होते हैं वो ट्राई करते हैं, क्योंकि प्रेजुडाइज में भी सल्फर है, जो घरेलू ज्यादा नुस्खे आजमाते हैं कि अभी खांसी है 7-8 दिन से चल रही है, फिर भी वो काढ़ाई करके पियेंगे, हॉस्पिटल नहीं दिखाएंगे,
कुछ नहीं दिखाएंगे। पहले तो वो बहुत ज्यादा फ्रिवलस में भी मिलते हैं कि जाने दो, हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी अगर कंटिन्यू चल रही है, उसको उससे ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो वो वापस डॉक्टर के पास जाएंगे और तब दिखाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा फ्रिवलस में मिलेंगे, बहुत परसिक्यूटेड फीलिंग में मिलेंगे, उसके बाद वो एंजाइटी हेल्थ में जाएंगे। बहुत ज्यादा एवराइज भी रहते हैं, स्क्वांडरिंग मनी में भी रहते हैं कि जितना अपने पास है ना उतने बहुत ज्यादा दूसरों को दिखाना, ऐसा भी रहता है सल्फर पेशेंट में। बहुत अच्छे शेड भी हैं, बहुत बुरे शेड भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शेड को लेके हमें चलना है। सल्फर पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है तो बहुत ज्यादा हर किसी में मिलेगा। कुछ कुछ शेड इतने अलग रहते हैं कि हमें वो ढूंढना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बीमारी के वक्त बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं क्योंकि एंजाइटी हेल्थ अबाउट है, घर वालों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, हमेशा फैमिली के बारे में सोचते हैं। एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर, एंजाइटी चिल्ड्रन, लव फैमिली फॉर्म में हमें मिलेंगे। सल्फर की ईगो और वेल्थ वो बहुत ज्यादा मार्क रहती है, वो वही उसका कोर पॉइंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमेशा लेते हैं सल्फर पेशेंट, बहुत ज्यादा अपने डिसीज को लेके ये ज्यादा बहुत ज्यादा होपफुल रहते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते, अगर पेशेंट आ रहा है डाउटफुल में भी रहते कि ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन उनको लगता है कि हाँ हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, पॉजिटिवली कभी भी बिहेव करते हैं वो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी तो ठीक हो ही जाएगी। खुद अगर थोड़ी बीमारी है तो बहुत ज्यादा एक्सपांड करके बताना, ये भी उनमें रहता है। बहुत एक्स्ट्रावेगेंस में रहते हैं कि अभी सिर्फ खांसी उसको दिन भर में 4-5 बार आ रही है, तो कुछ कुछ पेशेंट आके हमें इतना बोलेंगे कि दिन भर में सो नहीं पाता, रात भर में सो नहीं पाता, इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है। तो एक्चुअली उनको इतनी रहती ही नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपांड करके बोलते हैं खुद की कंप्लेंट्स को। एंगर बहुत ज्यादा है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन है, एंगर वायलेंट है, एंगर रेज फरी सब में है। सब एंगर के रूब्रिक में आते हैं ये पेशेंट। बहुत ज्यादा जब अल्कोहलिक पेशेंट रहता है, बहुत टाइम से अल्कोहलिक ले रहा है, या बहुत ज्यादा टी डिजायर रहती है, वो भी यूजुअली सल्फर पेशेंट हो सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सेलू होते हैं, बहुत एब्यूजिव होते हैं, घर वालों को बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, गालियां देना, किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना, ये सब सल्फर पेशेंट में हमको देखने को मिलेंगे। इनके जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो किस चीज से आते हैं कि अल्कोहलिक अगर पेशेंट है तो अगर बहुत टाइम से अल्कोहल ले रहा है तो उस वजह से इसको एलिमेंट्स आ सकते हैं। या जब जैसे हमने इस केस में देखा कि एंगर है, एंगर से एलिमेंट्स आते हैं, एंटिसिपेशन आते हैं। ये बहुत बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है, तो बिजनेस की बहुत ज्यादा बातें करता है, बिजनेस करना चाहता है, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहता है, लेकिन जब इसका बिजनेस फेलियर होता है तभी भी इसको कंप्लेंट्स आते हैं। बहुत केयर एंड वरीज में रहेगा, बहुत केयर वरीज फैमिली मेंबर्स की रहेगी। अगर डेथ हुई है फैमिली मेंबर में किसी की, तो उससे भी इसको एलिमेंट्स आते हैं। ईगो इसमें बहुत है, इस वजह से इसको अगर कोई भी कुछ बोले तो इसको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान किया है या मुझे मॉडिफाई किया है, तो इस वजह से भी इसको एलिमेंट्स आते हैं क्योंकि ईगो बहुत है। तो इसके ईगो को कोई भी कुछ बोलेगा तो इसको एलिमेंट्स स्टार्ट होंगे। बहुत इरिटेबल पेशेंट रहते हैं सल्फर वाले भी। अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में कैसे आप सोचेंगे सल्फर पेशेंट? तो चिल्ड्रन जब आते हैं ना तो आते ही बहुत चीयरफुल वगैरह रहते हैं। अगर हमारे क्लिनिक में आए हैं तो जो भी हमारे टेबल पे कुछ चीजें रखी है उसको टच करना, इसको टच करना, उसके बारे में पूछना। अगर उसको पता नहीं है ना तो उसको बारे में जानकारी लेगा। बहुत क्यूरियस रहता है सल्फर का बच्चा, तो हमेशा पूछेगा कि ये क्या काम करता है, ये क्यों यहाँ पे रखा है, ये क्या है, इससे क्या होता है। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। तो बहुत क्यूरियस रहता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा रहता है, बहुत चीयरफुल वाइवेशियस रहता है। हमेशा जो टच करता है इसमें हमारे इसमें एक रूब्रिक है टच इम्पेल टू टच। तो सब चीजें रियल है इमेजिनरी है वो टच करके देखेगा, सबको टच करेगा अच्छे से। बहुत टिमिड भी रहते हैं, बहुत स्मार्टली आंसर देंगे। अगर कुछ भी पूछा है बहुत अलर्टली स्मार्टली आंसर देंगे वो। बहुत अगर बच्चियां आ रही है तो बहुत सज के सवर के, कॉकेटिश टू मच में है, बहुत सज के सवर के आती हैं। हम बहुत अच्छे से हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, हमें उनके खुद के बारे में बताएंगे, उसके फ्रेंड्स कौन है और कौन कौन है घर में। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन उन सल्फर पेशेंट को बच्चे कैसे हम पकड़ेंगे ना, जो उनको सल्फर पेशेंट बहुत डर्टी भी रहते हैं, तो वो उनको कभी नहाना, साफ सफाई ज्यादा, तो बच्चों में ये हमें ज्यादा दिखेगा कि उनको बाथिंग एवर्जन होगा,
नहाने के टाइम बहुत रोएंगे, उनके पेरेंट्स वही कंप्लेंट्स करते हैं, बाकी तो सब अच्छा है, लेकिन नहाने के वक्त इतना तकलीफ देता है कि बहुत रोता है, उसको नहाना ही पसंद नहीं। तो बाथिंग एवर्जन, बहुत डर्टी भी रहते हैं, तो इससे भी हम सल्फर को सोच सकते हैं। और बहुत छोटे बच्चे रहते हैं ना, जो कि 1 साल के अंदर के, तो वो बहुत वॉचफुल, बहुत अलर्ट रहते हैं। जब भी हमारे क्लिनिक में आएंगे ना, सब जगह अच्छे से देखेंगे, या उसको फैमिली मेंबर से हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए कि अगर कोई खा रहा है तो वो कैसे देखता है। तो सल्फर का बच्चा ऐसा होता है ना, अगर कोई खा रहा है ना तो उसको ऐसे नजर से देखेगा ना, अगर कोई भी खा रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही इंसान, तो सभी के पास उसके खाने की इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से वो देखता रहता है, हर चीज क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, तो वो चीजों को हमेशा ऑब्जर्व करता है। तो हमारे पास रूब्रिक है वॉचफुलनेस एवरीवन ईटिंग ऑफ, उसमें सिंगल सल्फर है। तो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे रहते हैं, वो खाने के चीजों के बहुत ज्यादा देखते हैं लोग कैसे खा रहे हैं ना, तब हम सल्फर सोच सकते हैं। बहुत अफेक्टेशन वाला बच्चा रहता है, बहुत डिसओबीडियंट वाला रहेगा, जंप करेगा हमेशा, जंपिंग, इधर छलांग लगाएगा, उधर छलांग लगाएगा, हमेशा उसको दौड़ना, कूदना, जंप करना, प्लेफुल में बहुत ज्यादा रहेगा, तो हमेशा हमें उस चीज में वो बच्चा दिखेगा। एंगर भी बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत स्क्रीमिंग, शाउटिंग बहुत ज्यादा दिखेगा उसमें हमेशा। पेशेंट बोलेंगे कि ऐसा कि ये डर के मारे कैसे चिल्लाते ना लोग, ऐसा हमेशा चिल्लाते रहता है घर में। तो बहुत ऑब्स्टिनेसी भी रहती है इनको। स्पॉइल्ड चिल्ड्रन बहुत ज्यादा रहते हैं। ये जो गेम खेलते हैं ना, तो वो स्क्रबल्स वाले जो दिमाग वाले गेम्स रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खेलते हैं, कि स्क्रबलिंग्स वगैरह रहता है, जो नेम्स ऐड करके किसी का तो नेम्स बनाना है, तो वो उस टाइप के गेम्स खेलेंगे जिसमें नॉलेज बहुत ज्यादा हो। और छोटे बच्चे हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो पुरानी चीजें हैं तो वो कलेक्ट करके रखते हैं। जैसे हमारे 1/2 ड्राम 1 ड्राम के अगर पेशेंट को दवाई के दिए हैं, तो वो बच्चा वो संभाल के रखेगा, क्योंकि वो सल्फर का रहता है कि जो ओल्ड थिंग्स है ना, वो संभाल के रखना उसको पसंद लगता है। क्यों? क्योंकि सल्फर को ऐसा लगता है ये चीज कहीं ना कहीं काम आएगी, लेकिन वो फालतू की चीज रहती है, कभी काम नहीं आती। लेकिन बच्चों में ये हमेशा ज्यादा दिखेगा कि बाहर के जो पत्थर हैं वो पत्थर लेके, अलग अलग कलर के पत्थर रहते हैं ना, तो वो जमा करते हैं। तो इस टाइप के सल्फर बच्चे में हमें दिख सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा पूछ के उनको क्लियर करना चाहिए अगर सल्फर हमें ढूंढना है तो। अगर लग रहा है तो ये थोड़े परसिटिक्यू करके हम देख सकते हैं। और तो बहुत है, लेकिन ये कॉमन फैसेट हैं जो हम देख सकते हैं सल्फर पेशेंट के। तो ये मुझे बताना था। बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डी। थैंक यू सभी को एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए। मैम इसमें मुझे वेल्थ है इसके वो जरा काइंडली वो जरा थोड़ा क्लियर क्या सर? वेल्थ क्या है? क्या सर? इसमें जो वेल्थ होती है सल्फर की, वो कहीं नजर नहीं आई, वो जरा काइंडली बताइए। नहीं, इस केस में नहीं आई सर। इस केस में सिर्फ ईगो दिखा उसका। ईगो और वेल्थ दोनों भी पॉइंट्स कॉमन है ना, कोर है सल्फर का। इसमें वेल्थ तो इतनी ज्यादा नहीं दिखी, लेकिन जब रूब्रिक से मैं इधर उसको सोचा और जब रूब्रिक से सल्फर दिखा ना, तब मैंने रेट्रो अंडरस्टैंडिंग में देखा, लेकिन वेल्थ कहीं भी नहीं दिखी थी पेशेंट की। वेल्थ नहीं थी इस केस में, ईगो था इसमें। जी जी ठीक, थैंक यू। तो डॉक्टर हंसी बहन, बहुत बढ़िया सेशन दिया आपने, एकदम बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया भाई। आप ही से सीख रहे हैं, वही नॉलेज बांट रहे हैं हम। ग्रेटिट्यूड तो आपको ही देना चाहिए, सब आप ही से ही सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया सेशन, सल्फर का बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया। थैंक यू सर। हंसी सबको समझा सल्फर?
हेलो। मैम बहुत अच्छे से थैंक समझ यू। आई। बहुत बढ़िया रिजल्ट। बहुत और अच्छा हो सल्फर गया। को हमेशा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत बढ़िया केस। जी जी, हमको भी बहुत इसलिए तो अच्छा गया। पकड़ने में भी इतना देर लगा। थैंक यू सर। लगता ही नहीं कि सल्फर हो सकता है करके ना, हम और ही डॉक्टर सोचने हंसी, में लग जाते हैं। हेलो। जी 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 जी। और आपने इतना कॉन्फिडेंस से उसको 10M दी, ये तो बहुत हैट्स ऑफ टू यू। सोराइसिस केसेस में, वो भी स्किन में। जी जी, मैं धीरे धीरे बढ़ी ना। वो ही 30, ना, बट वो 200, ही, 1M, हाँ। 10M, 50M। ये लास्ट 50M दिया है, परविंदर दी। वो ही। अच्छा, लास्ट 50M दे, 50M दिया है, 10M 50M भी दे दिया वो। नहीं। यस, वेरी गुड। ये हाँ ऐसे हाँ। देखा जाए तो फिजिकल से 50M भी के बाद पूरा स्किन के लिए क्लियर तो हो गए। हाँ, सल्फर तो इंडिकेटेड ही है, मगर वो गया नहीं, वो ईगो दूसरे चीजों में ही भटकते रहे वो। उसके हस्बैंड ने बोला ना अभी, जब ये नाराज हो जाती है। तब थोड़ा सा वो क्लिक हो गया। कल मैंने वो मराठी में आपने ये किया था ना, तो वो सुना तो थोड़ा सा वो क्लियर और हो गया। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू भाई। थैंक यू।